India Legal presents Courts Roundup. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि आंदोलनकारी किसान क्यों बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। कैसे माता पिता हैं बच्चों की आड़ में प्रदर्शन और वो भी हथियारों के साथ। वहीं कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। साथ ही 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा सीमा पर 21 फरवरी को अपनी जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। समिति में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज और हरियाणा और पंजाब से एडीजीपी रैंक के 2 अधिकारी शामिल होंगे। सुनवाई के दौरान उस समय कोर्ट के तेवर कड़े हो गए जब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को आंदोलन करते हुए कई फोटो दिखाई। फोटो देखकर हाईकोर्ट किसान आंदोलनकारियों पर बड़ी टिप्पणी कर गई और कहा कि बड़े शर्म की बात है, आप लोग बच्चों को आगे कर रहे हैं। कैसे माता पिता हैं बच्चों की आड़ में प्रदर्शन और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहाँ खड़े होने तक का अधिकार नहीं। हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को कहा, आप वहाँ कोई जंग करने जा रहे हैं, ये पंजाब का कल्चर नहीं। आपके नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेजा जाना चाहिए। आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हो। जब हरियाणा सरकार ने विरोध स्थलों की तस्वीरें दिखाई तो जस्टिस संधावालिया ने याचिकाकर्ताओं को भी आड़े हाथों लिया। खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से ये सवाल भी किया कि हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किस तरह की गोलियां और छर्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले जस्टिस संधावालिया ने मौखिक रूप से पंजाब सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हो। उन्होंने कहा उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये उचित प्रतिबंधों के अधीन है। राज्य द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि मौत जाहिर तौर पर अत्यधिक पुलिस बल का मामला है और इसने प्रदर्शनकारी की मौत पर एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पंजाब पुलिस की भी खिंचाई की, क्योंकि घटना 21 फरवरी को हुई थी और एफआईआर 28 फरवरी को दर्ज की गई। एएसजी सत्यपाल जैन ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ या दिल्ली में जहाँ भी किसान नेता चाहें उनके साथ चर्चा के लिए तैयार है और कुछ उपचारात्मक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। किसान अन्य चीजों के अलावा एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अदालत सरकार की कथित अवरोधक कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली याचिका और अन्य संबंधित जनहित याचिकाओं के साथ साथ प्रदर्शनकारी की मौत पर न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दिल्ली में अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 2018 में हुई अंकित सक्सेना हत्या के मामले में फैसला देते हुए कहा कि तीनों दोषियों की उम्र उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें मौत की सजा के बजाय उम्र कैद की सजा दी गई है। 30 हजारी कोर्ट ने दोषी मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को उम्र कैद के साथ तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि दोषियों पर लगाए गए जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना के परिजनों को दी जाएगी। पूरा मामला अंकित सक्सेना हत्याकांड का है। ये पूरा मामला दिल्ली में अंकित हत्याकांड का है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 2018 में हुई अंकित सक्सेना हत्या के मामले में फैसला देते हुए कहा कि तीनों दोषियों की उम्र उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें मौत की सजा के बजाय उम्र कैद की सजा दी गई है। 30 हजारी कोर्ट ने दोषी मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को उम्र कैद के साथ तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि दोषियों पर लगाए गए जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना के परिजनों को भी दी जाएगी।
साल 2018 में हुए अंकित सक्सेना मर्डर से जुड़े मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा हर दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो रकम अंकित के परिवार को दी जाएगी। कोर्ट ने मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है। अंकित मामले में आरोपियों को मिली उम्र कैद पर अंकित की मां का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए। जिस तरह का कृत्य उनका है, उस हिसाब से फांसी से कम सजा नहीं हो सकती। इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील होगी। पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में अंतर धार्मिक विवाह की वजह से अंकित की हत्या कर दी गई थी। पिछले हफ्ते बहस पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने हत्या के लिए अंकित की प्रेमिका की मां शहनाज बेगम, पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अंकित की हत्या दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध होने की वजह से की गई थी। अदालत ने इस मामले में अंकित के दोस्त नितिन की गवाही दर्ज की थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने मोहल्ला छोड़ दिया था। अंकित सक्सेना की प्रेमिका शहजादी ने अपनी जान को खतरा होने का दावा किया था, जिसके बाद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। 23 वर्षीय अंकित फोटोग्राफर था। गर्लफ्रेंड शहजादी के साथ अंकित 3 साल से रिलेशनशिप में था। लड़की का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय से संबंध रखते थे। वारदात के दिन लड़की अंकित की प्रेमिका घर से निकल गई थी। इसके बाद उसके पिता अकबर अली, मां शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम ने घटना को अंजाम दिया। एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार शर्मा ने माता पिता अकबर अली और शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 हत्या और 34 सामान्य इरादा के तहत अपराध का दोषी ठहराया था। मामले में लड़की का नाबालिग भाई भी आरोपी है, जिसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस पूरे मामले में अंकित सक्सेना की मां ने आरोपियों को फांसी की सजा देने के लिए जो है गुहार लगाई है। बोलूं मैं, अब उन्होंने तो अपना फैसला सुना ही दिया। हमने फांसी की सजा बोली थी और सब दुनिया ने यही बोला था उस टाइम की फांसी की सजा होनी चाहिए उनको सबको। पर यही है ना, कानूनी हमारा ऐसा क्या कर सकता है। ऐसी सजा से क्या, कम से कम एक को तो फांसी की सजा होती है। जिन्होंने मेरे बेटे को मारा, जिन्होंने मेरे बेटे का कत्ल किया, कम से कम उसको तो फांसी की सजा देनी चाहिए थी ना। चलो 2 को उम्र हाँ 2 को उम्र कैद हो जाती, एक को तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। जिसने मेरे बेटे को मारा, कत्ल किया, जिसने किसी को फांसी की सजा नहीं हुई है। जुर्माना लगाया उन पे 50-50 हज़ार रुपये लगाया और तीनों पे अब उन तीनों पे लगाया। अब हमारे को ये नहीं पता भाई सरकार से क्या आया क्या नहीं, ये नहीं हमारे को पता है कुछ। भैया उन पे 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया बस उस पर। चुनावी बॉन्ड पर विवरण का खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कथित तौर पर अनुपालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या ADR द्वारा दायर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि ADR का ये कदम राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए चल रही लड़ाई के बीच आया है, खासकर कि विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में है। साथ ही आपको बता दें कि भूषण ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के समक्ष अवमानना याचिका का उल्लेख किया। भूषण ने कहा कि SBI ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे सोमवार को सूचीबद्ध किए जाने की संभावनाएं हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि अवमानना याचिका को भी SBI के आवेदन के साथ सूचीबद्ध किया जाए। CJI ने भूषण को आवेदन संख्या के विवरण के साथ एक ईमेल अनुरोध भेजने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में भारतीय स्टेट बैंक पर जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया और अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई। ADR का तर्क है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाला बैंक SBI
न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव आयोग को बॉन्ड के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने में विफल रहा है। साथ ही 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दायर याचिका इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी का खुलासा करने की तत्कालिकता पर प्रकाश डालती है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विवरण 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। हालांकि समय सीमा से कुछ दिन पहले बैंक ने आवेदन दायर कर इन बॉन्डों की बिक्री से डेटा को डिकोड करने और संकलित करने की जटिलता का हवाला देते हुए 30 जून तक का विस्तार की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की अयोग्यता मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रतिवादियों को 1 अप्रैल या उससे पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। उद्धव गुट की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की बेंच को बताया कि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हैं और अगर इस मामले को ऐसे ही डालते रहे तो ये याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नोटिस पहले ही जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने हाजिरी रजिस्टर के साथ प्रतिनिधि सभा में अध्यक्ष और कार्यकारिणी के चुनाव का भी हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मुद्दों पर निर्वाचन आयोग के सामने भी चर्चा हो चुकी है। हालांकि सीजेआई ने पूछा कि विधानमंडल के दस्तावेजी रिकॉर्ड में किसका बहुमत है। कोर्ट ने स्पीकर कार्यालय से अयोग्यता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई का ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब किया। सीजेआई ने शिंदे गुट को जारी किए कोर्ट के नोटिस पर जवाब 1 अप्रैल तक देने को कहा। साथ ही कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में तय कर देगी। साथ ही आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी, जबकि मुख्यमंत्री शिंदे से 1 अप्रैल या फिर उससे पहले उद्धव ठाकरे की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने कहा है कि आप अपने 39 एमएलएस को आप अपना रिप्लाई फाइल करो इस मैटर में, और 8 अप्रैल को हम फिर से इसकी सुनवाई करेंगे और उसमें हम तय करेंगे कि मैटर ये हाई कोर्ट में सुना जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अब ये एसएलपी 136 के अंतर्गत यहाँ आई है, तो एकनाथ शिंदे जी का कहना था कि यहाँ स्पीकर पार्टी नहीं है। स्पीकर पार्टी नहीं है क्योंकि एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है स्पीकर, और एकनाथ शिंदे हाईकोर्ट गए एक रिट पिटिशन में जहां स्पीकर पार्टी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर का जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है इस हियरिंग का, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हमारे पास दिया जाए। तो 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि ये मैटर हाईकोर्ट में चलेगा या सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए क्योंकि हमें जल्दबाजी है। एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि पहले हाई कोर्ट में चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को पूर्व गिरफ्तारी या अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। अधिकारी दोषियों को दंडित करने के लिए जांच को उसके सही निष्कर्ष तक आगे बढ़ाने के पुलिस अधिकारी के रूप में अपने मौलिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा था। बता दूं कि जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारी और प्रतिवादी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि आमतौर पर कारावास की संभावना का सामना करने वाला आरोपी अगर ऐसे अपराधों का दोषी साबित होता है तो अग्रिम जमानत का हकदार होगा। हालांकि वही मानक तब लागू नहीं होगा जब आरोपी जांच अधिकारी हो। पुलिस अधिकारी जिस पर दोषियों को दंडित करने के लिए जांच को उसके सही निष्कर्ष तक आगे बढ़ाने के प्रत्ययी कर्तव्य का आरोप लगाया गया हो। आपको बता दें कि आरोपी पुलिस अधिकारी प्रतिवादी के खिलाफ आरोप लगाया गया कि उसने एफआईआर में बदलाव किया, जिसके तहत उसने आरोप रंजीत कुमार साव के पिता का नाम बदलकर लाखन साव
से बाल गोविंद साव कर दिया। उसके बाद बाल गोविंद साव के पुत्र कुमार साव, लखन साव के पुत्र रंजीत कुमार साव को बचाने के लिए रणजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बता दूं कि प्रतिवादी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि एफआईआर में प्रक्षेप खुली आंखों को दिखाई दे रहे हैं और कथित अपराध में प्रतिवादी की संलिप्तता का संकेत देने वाली पर्याप्त सामग्रियां हैं। ऐसा मानते हुए उन्होंने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्रतिवादी ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी अभियुक्त को अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि उसे ऐसी राहत देने का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया। हाईकोर्ट के विवादित जमानत आदेश पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बिना किसी ठोस कारण के जमानत का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आरोपी संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत खत्म होने पर भी पेश किया। साथ में दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अर्जी दाखिल कर सभी आरोपियों से जांच में सहयोग करने और ट्रायल में बिना वजह देरी न करने का आदेश देने जाने की मांग पर नोटिस जारी किया। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की अर्जी पर सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर से जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 19 मार्च को तय कर दी। साथ ही आपको बता दूं कि सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों द्वारा दस्तावेजों की जांच के लिए समय मांगने पर ईडी की ओर से कहा गया कि ये ट्रायल में देरी करने की कोशिश है, इसीलिए हमने अदालत में एक शिकायत अर्जी दी है कि कोर्ट आरोपियों को जांच में सहयोग और ट्रायल में देरी न करने का निर्देश दे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि एक आरोपी को दी गई सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गलत तरीके से जांच एजेंसी ईडी को बदनाम करने के लिए किया और मीडिया को गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी अमनदीप ढल को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया था। उस सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो नहीं था। बावजूद इसके मंत्री आतिशी ने अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच एजेंसी पर झूठे आरोप लगाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख को इलाके में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद संदेशखाली जिला परिषद के प्रधान के रूप में जारी रखने पर सवाल उठाया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने शेख के वकील सब्यसाची बनर्जी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक उनके मुवक्किल प्रधान के रूप में अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग न करें। पीठ ने महाअधिवक्ता किशोर दत्ता से पूछा कि किसने सूचित किया कि शेख को टीएमसी से निलंबित कर दिया गया है। क्या शाहजहां शेख को जिला परिषद के प्रमुख पद पर बने रहना चाहिए? हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती ने पीठ को सूचित किया कि शेख को अभी भी राज्य के कैबिनेट मंत्री के बराबर अधिकार प्राप्त है और इसीलिए उन्हें प्रधान के पद से तुरंत निलंबित या हटाया जाना चाहिए। एजी दत्ता ने कहा कि उन्हें पद से हटाने के लिए कानून के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनानी होगी। हालांकि पीठ ने कहा कि शेख को फिलहाल प्रधान की किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बता दूं कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा, बनर्जी आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके मुवक्किल शेख कम से कम अगली तारीख तक अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करें। अदालत शेख और उनके सहयोगियों द्वारा संदेश खाली में भूमि हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने राज्य में संबंधित प्राधिकारी को ये बताते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया कि क्या भूमि को हड़पने के बाद उपयोग में लाया गया था और यदि हाँ तो क्या उन्हें उनकी मूल स्थिति में बहाल करने के बाद ही वापस किया जा रहा है। बता दूं कि अदालत ने सीबीआई को ये बताने का आदेश दिया कि क्या वे मामले में गवाहों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो फिलहाल के लिए कोर्ट्स राउंडअप में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.